हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 सेकंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 1 का डिस्कशन हमने लास्ट की वीडियो में कर दिया है। इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये हमारे 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनको याद रखने के लिए जो टर्म यूज़ होगी आपको इसमें बेसिकली यदि ये रह जाता है याद कि जैसे हमारा स्टोक्स थ्योरम है, तो इसमें आपको लेना है क्लोज लूप सी और उसका बेसिकली लाइन इंटीग्रल लेना है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप सी इज इक्वल टू द कर्ल ऑफ ए वेक्टर इन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज लूप सी लेंगे जिसका एरिया वेक्टर ए है, उसका लाइन इंटीग्रल हो रहा होगा हमारे सरफेस इंटीग्रल के इक्वल, और उसका जो सरफेस इंटीग्रल है वो कर्ल ऑफ उस वेक्टर के इक्वल होगा। ये हमारी कहलाती है स्टोक्स थ्योरम। अब स्टोक्स थ्योरम में आपको ध्यान रखना है, जब भी कर्ल का यूज़ होगा किसी भी वेक्टर का, चाहे वो ए वेक्टर के साथ हो, ए वेक्टर सजेस्ट करेगा हमको एरिया वेक्टर से। ठीक है, एस वेक्टर से भी हम डिनोट कर सकते हैं ए वेक्टर को ए वेक्टर के लिए, और हम बेसिकली बी वेक्टर यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ई वेक्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, डी वेक्टर यूज़ करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए। ठीक है, तो ये सारे नोटेशंस आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एल है, ये हमारा इक्वल हो रहा होगा कर्ल ऑफ ए वेक्टर ऑफ सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल को डिनोट करने के लिए हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं, हम डबल इंटीग्रल को यूज़ नहीं करके एक इंटीग्रल का यूज़ करके नीचे एस लिख सकते हैं। इसको डिनोशन, ये डिनोशन हमारा बताता है सरफेस इंटीग्रल से। और कर्ल ऑफ ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए। ठीक है, ये नोटेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब भी हमारा कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर का होगा तो डेल क्रॉस ए लिखेंगे, और डाइवर्जेंस के लिए हम डेल डॉट ए का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए हम सरफेस इंटीग्रल लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एरिया वेक्टर का, और वो हमारा इक्वल हो रहा होगा वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल, और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरफेस इंटीग्रल है, इसको रिमूव करके हमने एक इंटीग्रल के नीचे एस लगा दिया और ए डॉट डी एस लिख दिया, तो ये हमारा बता रहा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दी वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल की जगह या तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन का सिंबल शो करेंगे या फिर एक इंटीग्रेशन का सिंबल शो करके नीचे भी लगा देंगे, तो वो भी हमारा डिनोट हो रहा होगा वॉल्यूम इंटीग्रल से। और उसका लेंगे हम फिर डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस मैंने आपको बता दिया, जब भी डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का आएगा तो हम डेल डॉट ए वेक्टर यूज कर रहे होंगे उसके अंदर। ठीक है, और आप यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं, जैसे हमने बात की थी स्टोक्स थ्योरम में, तो जब भी लाइन इंटीग्रल आएगा तो हम यहाँ पे डी एल वेक्टर यूज़ होगा, ए सरफेस इंटीग्रल आएगा तो डी एस वेक्टर यूज़ होगा, वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा तो डी वी वेक्टर यूज़ होगा। ठीक है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है तो यहाँ पे डी वी यूज हुआ है, स्टोक्स थ्योरम में सरफेस इंटीग्रल के इक्वल है तो ये डी एस यूज हुआ है। ठीक है, और लाइन इंटीग्रल के लिए हम डी एल वेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हमारी सरफेस इंटीग्रल को जब भी हमें वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना हो तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड द स्टोक्स थ्योरम। अब बात कर लेते हैं सम बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉ है वो हमारा बताता है सबसे पहले गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमें सजेस्ट करता है यदि हम एक प्लेन सरफेस एरिया ले ले 3D के अंदर और उससे पास होने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमारी परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया हो रही होंगी। ये हमारा बताता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये जो हमारा इक्वल होता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस ऑफ इट्स 1/ε0 टाइम्स। ठीक है, तो जितना भी 3D सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही होंगी उसके नेट चार्ज जो भी एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय दी 1/ε0 टाइम्स, ये हमारा आता है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से। और ये कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है, जैसे आप देख सकते हैं जब भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी रिपेल हो रही होंगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट हो रही होंगी। इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉम्बिनेशन की मदद से हमने यहाँ पे जो इमेजनरी सर्कल ड्रॉ किया है ये हमारा बताता है बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गॉस लॉ अप्लाई किया है। अब ये जो गॉस लॉ है ये
ये हमारा विद इन दी सर्कल भी हो सकता है, आउटसाइड दी सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके अंदर जो टर्म आई थी 1/ε0, जो हमारी ε0 है, ये हमें सजेस्ट करती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारी गिवन होती है क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट लॉ है हमारा मैग्नेटिज्म का, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, जो हमारा बताता है कि बार मैग्नेट हमारी की उसकी प्रॉपर्टी कैसे होंगी, यानी कि बार मैग्नेट के अंदर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल होता है कि सिंगल पोल, या तो केवल नॉर्थ पोल नहीं हो रहा होगा या फिर केवल साउथ पोल नहीं हो रहा होगा, दोनों पोल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और इन दोनों पोल की मदद से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही होंगी वो हमारी एक पोल से सेकंड पोल में जा रही होंगी। ठीक है, और जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी आती है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में, वो ये है कि हमारी नॉर्थ पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज्ड होती हैं, आउट एमिट होती हैं, और साउथ पोल पे जाके इमर्ज्ड हो रही होती है। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलेंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज ग्रुप सी फॉलो कर रही होंगी, और साउथ पोल में जाके ये जा रही होंगी। ठीक है, ये हमारा बताता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जो हमारा नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई ऑफ बी को हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। सिमिलरली गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो फाई ऑफ ई था, ये हमारा बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये हमारा बी डॉट डी एस आएगा, सरफेस इंटीग्रल क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस आएगा, जो कि हमारा ज़ीरो आ रहा होगा। जीरो हमें सजेस्ट करता है कि जितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट हुई उतनी जा करके साउथ पोल पे वो इमर्ज्ड हो रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे रीज़न भी गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे क्लोज कर्व बनाती हैं और मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर। अब थर्ड लॉ है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारा बताता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा सर्किट के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा होगा जब उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये हमारा बताता है फैराडे फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ हमारा बताता है कि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कितनी क्वांटिटी में इंड्यूस हुआ, विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट विल लिंक्ड विद द सर्किट बाय इट्स चेंजिंग इन इट्स नेचर। ठीक है, ये हमारा बताता है फैराडे सेकंड लॉ। तो इसी की नोटेशन यहाँ पे गिवन है। फैराडे सेकंड लॉ के लिए हमने ई सिंबल यूज किया है, जो हमारा बता रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ को ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू दी टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो इक्वल टू का साइन लगाया है। सिमिलरली जो ई डॉट डी एल है ये भी हमारा बताता है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद रेस्पेक्ट टू लाइन इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन है ये हमारा बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू दी टाइम। और ये आप देख सकते हैं फाई ऑफ बी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि सर्किट से लिंक्ड है, ई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये स्मॉल ई जो है जो मैंने आपको बता दिया ये हमारा ईएमएफ है जो कि इंड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, अब फोर्थ जो हमारा बेसिकली लॉ आता है वो आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को कंसिडर करते हैं, उसके चारों तरफ जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसकी मदद से क्लोज लूप सी कंसिडर्ड कर रहे होते हैं, और क्लोज लूप कर्व सी के अंदर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जा कर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखते हैं और वहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि आई करंट को फॉलो कर रहा है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हैं जो कि क्लोज लूप सी कर्व के अंदर हमारी फॉर्मेशन हो रही हैं, और इन्हीं क्लोज लूप सी कर्व पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी प्रॉपर्टी को देखा है और वहाँ कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा बताता है एम्पियर सर्किटल लॉ कि जो हमारा इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल है ये हमारा म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल आ रहा होता है। अभी जो हमारा म्यू नॉट है ये हमारी है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई है हमारा करंट, बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और डी एल है हमारा लाइन इंटीग्रल। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें डिस्कशन का कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर हम डाइवर्जेंस का यूज़ करते हैं, और डाइवर्जेंस आप जान गए होंगे। डाइवर्जेंस हम जब भी यूज़ करेंगे तो हम डेल के साथ डॉट लेंगे, और जब भी हम कर्ल यूज़ करेंगे तो डेल के साथ क्रॉस लेंगे। तो वही हमने
कंटिन्यूटी इक्वेशन में डाइवर्जेंस लिया है करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से, तो यानी कि डेल डॉट जे इक्वल टू हमारा हो रहा होगा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक, इसकी जो बेसिकली हम दे सकते हैं, ये हमारा रेशो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का चार्ज बाय वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल डॉट जे प्लस डी रो बाई डेल टी इज इक्वल टू दी ज़ीरो। ये है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यदि 2 मार्क्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख के आएगी आपके लिए, तो आप लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दी नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, इतना लिख के और आप ये फॉर्मूला लिख देंगे, ये वाला डेल डॉट जे इज इक्वल टू दी माइनस डेल रो बाई डेल टी, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी 7 मार्क्स में भी आती है ड्राइव करने के लिए। तो वहाँ पे हमको सबसे पहले एक क्यूब कंसिडर करना है। क्यूब हमारा बेसिकली 3D सरफेस में हो सकता है। तो जब भी हमारा 3D सरफेस में क्यूब कंसिडर करेंगे और वहाँ उसके अंदर हम जो है चार्ज को कंसिडर कर रहे होंगे, तो चार्ज कैसा है, चार्ज अब अभी हमारा इनिशियल कंडीशन में हायर क्वांटिटी में है। जैसे ही हम इसमें से करंट पास आउट कराते हैं तो चार्ज हमारा डिक्रीज होने लगता है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा आई करंट है ये हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी क्यू अपॉन डी टी, और ये हमारा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज से रिस्पेक्ट होएगा, तो आई की वैल्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी आएगी। और आई की वैल्यू को हम जानते भी हैं, हमारा जे डॉट डी एस होता है। ये हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन में जब हमने बात की थी करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी का रेशो आप यहाँ से देख सकते हैं, आई डिवाइड बाई ए होता है। तो इसको हम ये बेसिकली आई को लिख सकते हैं जे डॉट ए, यानी कि एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है। आई की वैल्यू जो है इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर देंगे तो जे डॉट डी एस हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस डी क्यू अपॉन डी टी के। देन हम लिख सकते हैं जो हमारा चार्ज आया वो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल के इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, उसके हमारा चार्ज ही इक्वल आ रहा होगा क्योंकि हमारा रो होता है चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम स्मॉल चेंज इन चार्ज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटीग्रल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारा जो नेट चार्ज आएगा उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा पहले इक्वेशन यूज़ की थी हमने जे डॉट डी एस, जो कि हमारा इक्वल था माइनस डी क्यू अपॉन डी टी के। तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है जे डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस माइनस डी बाई डी टी इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। अब ये आप देख भी सकते हैं क्योंकि जब हमने सरफेस इंटीग्रल का साइन लगाया तो डी एस वेक्टर आया है, और जब हमने वॉल्यूम इंटीग्रल का साइन लगाया तो डी वी वेक्टर आया है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस इक्वल हो जाएगा माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी के। अब हम अप्लाई कर देंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एप्लीकेशन मैंने समझाया था जब भी हमें सरफेस एरिया को या फिर सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना हो तब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी। ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, डी वी वेक्टर आ जाएगा, और फाइनली राइट हैंड साइड में एज इट इज़ रहेगा। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल बन गया है। अब ये हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा बेसिकली आ जाएगा डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यही है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने 2 मार्क्स में देखी थी जो थी हमारी डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। यही हमने यहाँ पे लिख दिया डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो बाई डेल टी। ये हमारा डेरिवेशन है और ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है। स्टेडी स्टेट की कंडीशन के अंदर जो हमारा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर रहे होते हैं, तो फाइनली हमारा फार्मूला आ जाएगा डेल डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है,
सो दैट्स रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इसकी कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है कि ये हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, और क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी। तो जो इसकी एप्लीकेशन है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन की, वो इतनी सी है, जो हमने इनिशियल कंडीशन में चार्ज कंसिडर्ड किया था, चार्ज हमारा हायर रेट में प्रेजेंट था, जब हमने करंट अप्लाइड किया तो करंट के रिस्पेक्ट में हमारा चार्ज डिक्रीज होने लगा, ठीक है। यही है हमारी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा चार्ज है क्यू, ये हमारा इनिशियल कंडीशन में जब हमारा करंट अप्लाइड नहीं था इसके, तो ये हमारा हायर अमाउंट में प्रेजेंट था, और जब हमने करंट अप्लाइड कर दिया तो ये हमारा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज से डी क्यू बाई डी टी से हमारा चेंज होने लगा और डिक्रीज होने लगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। अब बात कर लेते हैं हम एम्पियर सर्किटल लॉ की। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की मॉडिफिकेशन की हमको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो बेसिकली आप समझ गए होंगे एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो है हमारा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। वो वहाँ पे हमने कंसिडर किया था करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके अक्रॉस हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर किया था, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब किया था, और वहाँ से हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी विद द हेल्प ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो कहाँ है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, ये है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक इससे अराउंड जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब किया हमने, वहाँ से हमने जो है उसकी वैल्यू निकाली मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब हमको इसकी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी जब हमने इसको सर्किट में कंसिडर किया और एक कैपेसिटर कंसिडर किया ओवरऑल सर्किट के अंदर, तो वहाँ से हम जानते हैं जब हम बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा चार्ज का फ्लो होगा तो हमने दो पॉइंट जो कंसिडर की हैं, एक पॉइंट है हमारा आउटसाइड द कैपेसिटर और एक पॉइंट है हमारा इनसाइड द कैपेसिटर। तो आउटसाइड द कैपेसिटर में जब हमने कंपास नीडल रखा तो मैं यहाँ से हमारा डिफ्लेक्शन शो हुआ, जो हमारा बताता है कि यहाँ पे हमारा करंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक करंट किस नेचर का है ये हम आगे चल करके पढ़ेंगे। और हमने पॉइंट वाई पे डिफ्लेक्शन देखा तो यहाँ पे भी हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा था, लेकिन हमारा क्योंकि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो रहा होता है, तो जो हमारा करंट है वो उसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो होती है, लेकिन यहाँ पे भी हमारा पॉइंट वाई पे डिफ्लेक्शन आ रहा था, जो हमारा बताता है कि विद द हेल्प ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ की मॉडिफिकेशन में कि पॉइंट वाई पे हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट था, ठीक है, और पॉइंट एक्स पे हमारा कंडक्शन करंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए हमको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट एक्स पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देंगे, जो हमें बताता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। एम्पियर सर्किटल लॉ पे हमारा जो है बी डॉट डी एल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट जो है इनसाइड द कैपेसिटर वो हमारा ज़ीरो होता है। वो ज़ीरो क्यों होता है, ज़ीरो इसलिए होता है क्योंकि कैपेसिटर के अंदर हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो रहा होता है, और जब भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होगा कैपेसिटर के अंदर तो वहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू ज़ीरो आ रही होगी, ठीक। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इनको आप देख सकते हैं कि मैक्सवेल ने मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करी बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि उसने करंट को जनरेट किया। करंट जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मूव होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के चेंज होने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो यही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर गिवन है। अब बात कर लेते हैं हम, जो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा पॉइंट वाई पे प्रोड्यूस्ड हुआ उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होती है वो हमारी बेसिकली जो हमारा कंडक्शन करंट है उसमें ही स्मॉल चेंज कर देते हैं हम, उसमें एडिशन कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो फाइनली हमारी मैक्सवेल की मॉडिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ बताता था कि हमारा पॉइंट वाई पे डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की जो प्रॉपर्टी है वो ऑब्जर्व नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, तो करंट हमारा ज़ीरो आ रहा होगा। लेकिन करंट हमारा ज़ीरो नहीं आया, वहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हुआ पॉइंट वाई पे, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट था, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ये आप समझ गए।
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आप समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से हमारा करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट नेचर का हो रहा होता है, और इसकी वैल्यू इक्वल होती है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट आप समझ गए, ये हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और फाई ऑफ ई ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और ये फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का। मॉडिफिकेशन के लिए जो ये हमारी आईडी की वैल्यू है, ये हम इनिशियल करंट में एडिशन कर देंगे तो हमारी मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पीयर सर्किटल लॉ आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में हमारा जो करंट था एम्पीयर सर्किटल लॉ की मदद से, वो था बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। इसमें हम आई डी की वैल्यू को और जोड़ देंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू को जोड़ देंगे, तो हमारा ये हमारा मॉडिफिकेशन हो जाएगा एम्पीयर सर्किटल लॉ का, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग एम्पीयर सर्किटल लॉ के मॉडिफिकेशन का। अब यहाँ से कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट किया मैंने, तो कंडक्शन करंट वही करंट है जो हमारा पॉइंट एक्स पे प्रेजेंट था कैपेसिटर के बाहर, वहाँ से वो हमारा जनरेट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ द बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक सोर्स विद द हेल्प ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा कंडक्टर की मदद से जनरेट हुआ, यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज हो रहे थे क्योंकि हमने बैटरी में ई सप्लाइड किया था करंट, ठीक है। और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये हमारा जनरेट होता है बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट हो रहा होगा। इसकी वैल्यू होती है कंडक्शन करंट की V बाय आर, और ID की वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग एम्पीयर सर्किटल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पीयर सर्किटल लॉ। अब बात कर लेते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशन की, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती हैं? तो मैक्सवेल इक्वेशन हमारी दो फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, पहली होती है डिफरेंशियल फॉर्म और सेकंड होती है इंटीग्रल फॉर्म। तो मैक्सवेल इक्वेशन हमारी चार होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल फॉर्म में डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए हमारा आता है, इंटीग्रल फॉर्म में कम आता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हम लिख सकते हैं, पहली जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है वो होती है डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यानी कि डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट, और ये डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन होती है मैक्सवेल डिफरेंशियल फॉर्म की, डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमने देखा भी था कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक्स की मदद से जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, क्लोज लूप कर सी फॉलो करती हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होती हैं उतनी ही जा करके एमिट हो रही होती हैं, ठीक है। फिर है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी, ठीक है। ये नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को सजेस्ट कर रहा है, और ये फोर्थ लॉ है मैक्सवेल इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म में, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस डेल डी बाई डेल टी, वेयर एच इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डी डेल डी बाई डेल टी है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और जे है हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी। जे हमने पहले पढ़ा भी था, जो कि हमने यूज़ किया था कंटिन्यूटी इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है ये हमारी कंडक्शन नेचर की है, ठीक है। तो जे है हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी, डी बाई डेल टी है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, और एच है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं मैक्सवेल इक्वेशन का। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है हमारी डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, रो है हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डेल है हमारा बेसिकली डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाइड कर देते हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताता है कि हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमारा इक्वल होता है क्यू टोटल डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज जितना भी एनक्लोज्ड है उसके 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हमारा जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो ई डॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो हमारा ई वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ से हमारा क्यू टोटल रह जाएगा। अब ये जो हमारा बेसिकली एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई है इसको हम डिनोट कर सकते हैं डी से, डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई
तो अब हम जानते हैं जो हमारा क्यू है, क्यू हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज से, और इसका एक फॉर्मूला और होता है जो हमने बेसिकली देखा था एम्पियर्स कंटिन्यूटी इक्वेशन में, कि क्यू की वैल्यू होती है हमारी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी, ये है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन से फॉर्मूला है इसका। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, और सेकंड हो जाएगी क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगी डेल डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल है और लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल है। तो जब भी हमें सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो तब हम जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ कर दी हमने, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल बन गया, और यही हमको फाइनली इंटीग्रेशन सॉल्व करके डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, ये हमारी मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म ड्राइव हो गई है। ठीक है, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म होती है हमारी डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। पहले अप्लाइड कर देंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बताता है कि बी डॉट डी हमारा ज़ीरो होता है। ठीक है, वही है प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड्स की कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हमारे क्लोज लूप कर्व में, हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स जा रही होती हैं, नॉर्थ पोल से इमर्ज होती हैं, साउथ पोल में जाके एमिट हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ओवरऑल वो हमारा ज़ीरो आता है। फिर हम अप्लाई कर देंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ताकि हमारा जो सरफेस इंटीग्रल है ये लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा हो, और फाइनली हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये है हमारी डेरिवेशन ऑफ द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है हमारी डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारा बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो हमारा कितना इंड्यूस्ड होगा with the help of the change in magnetic flux with respect to the in a induced circuit with respect to the time। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारा कितना इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा कितना इंड्यूस्ड होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्लोज्ड सर्किट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो कि स्मॉल ई से डिनोट हो रहा है। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस डी फाइव बी बाई डी टी से, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। यहाँ से हमने ई की वैल्यू को लिख दिया है, ई की वैल्यू हमारी ऑल्सो इक्वल होती है लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। ठीक है, ये भी हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है, ये हमारा गिवन है, आप देख सकते हैं ये रहा। ई डॉट डी एल की जो वैल्यू है ये हमारी डी फाइव बी अपॉन डी टी के इक्वल होती है, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, डी एल हमारा लाइन इंटीग्रल है, और फाइव बी हमारी जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि सर्किट से लिंक्ड है। ठीक है, तो ई डॉट डी एल हमारी माइनस डी फाइव बी और डी टी के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो फाइव ऑफ बी है वो आ जाएगा बी डॉट डी एस, जो कि हमारा बता रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स से। अब ये जो हमने ओवरऑल इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, ई डॉट डी एल माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। अब अप्लाइड कर देंगे हम स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रही हो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी लाइन इंटीग्रल है ये हमारी सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटीग्रेशन ऑफ एस नीचे यूज़ करते हैं और डी एस वेक्टर लेते हैं, और ये जो हमारा बेसिकली यहाँ पे हमने कर्ल ऑफ ई वेक्टर लिया है, तो कर्ल ऑफ ई वेक्टर के लिए हम डेल क्रॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यह हो जाएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, ये है हमारी मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म का डेरिवेशन। तो अब आप समझ गए होंगे मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर हमने यूज़ किया था मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ, सेकंड में यूज़ किया था गॉस
बेसिकली हमने यूज़ किया था मैग्नेटिज्म का लॉ, और थर्ड में यूज़ किया था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फोर्थ में हमको रिक्वायरमेंट होगी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ की। एम्पियर सर्किटल लॉ जो कि हमारा बताता है कि जो हमारी बी डॉट डी एल है वो हमारी म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमने वही एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है बेसिकली, तो b की वैल्यू रख दी है। b की वैल्यू होती है हमारी म्यू नॉट टाइम्स h इंटू डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। यहाँ से हमारी जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है यानी म्यू नॉट, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो h डॉट डी एल हमारा i के इक्वल आ जाएगा। और ये हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन में देखा था कि i की जो वैल्यू है वो हमारी बेसिकली j डॉट ए के इक्वल आती है, यानी कि j की वैल्यू, यानी कि j है यहाँ पे हमारी कंडक्शन करंट डेंसिटी, जिसकी वैल्यू हमारी करंट डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया के इक्वल आ रही होती है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ h डॉट डी एल इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ j डॉट डी एस। अब हम यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए स्टोक्स थ्योरम का यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारी स्टोक्स थ्योरम में डी एस वेक्टर आ जाएगा और राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ रहेगी, तो फाइनली हमारी डेल क्रॉस एच जे बन जाएगा। अब ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कर्ल का जब हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो हमारा जीरो के इक्वल आता है, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच वेक्टर ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम डेल डॉट जे को ज़ीरो लिख सकते हैं। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम जानते हैं कि डेल डॉट जे हमारा माइनस डेल चेंज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल आता है, तो ये हमारा डेल डॉट जे हो जाएगा माइनस डेल रो बाय डेल टी, और जो कि है हमारा डेल डॉट जे ज़ीरो के इक्वल। तो यानी कि हमारी, आप देख भी सकते हैं ये हमारा बता रहा है कंटिन्यूटी इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है कि स्टेडी स्टेट के अंदर स्टेडी स्टेट के अंदर जो हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हमारी ज़ीरो के इक्वल है, जहाँ पे हमारा जो रो है ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है मॉडिफाई मैक्सवेल की जो इक्वेशन है इसमें जो है हम मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा यहाँ पे न्यू फैक्टर है जे वेक्टर कंडक्शन करंट डेंसिटी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट होती थी मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर, तो यहाँ से हम जे वेक्टर को इंक्लूड कर देंगे। दोनों का डाइवर्जेंस ले लेंगे। डाइवर्जेंस के लिए डेल डॉट का यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी डाइवर्जेंस लिया है यहाँ पे हमने और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, अब ये डेल डॉट डेल क्रॉस एच ये मैंने बता दिया, कर्ल का डाइवर्जेंस जीरो होता है, तो डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे वेक्टर आ जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा माइनस नेगेटिव हो जाएगा, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे डैश फैक्टर। फाइनली जो हमारा डेल डॉट जे है वो हमें सजेस्ट करता है कि हमारी माइनस डेल रो बाय डेल टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर देंगे अब हम यहाँ पे कि डेल डॉट डी वेक्टर जो है वो रो के इक्वल होता है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू दी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हमने फाइनली जो रो की वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दी है। रो की वैल्यू आ जाएगी डेल डॉट डी, तो यहाँ से हमारा डेल डॉट जे वेक्टर आ जाएगा डेल डॉट डी 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 डेल डी बाई डेल टी। डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जे यहाँ से हमारा ये जो नेबुला ऑपरेटर है जिसको हम डेल्टा भी कहते हैं कैंसिल हो जाएगा, तो जे डैश वेक्टर हमारा इक्वल हो जाएगा डेल टी बाई डेल टी के इक्वल। ठीक है, और इसको हम जे डैश वेक्टर को यूज़ कर देंगे मॉडिफाइड इक्वेशन के अंदर। और मॉडिफाइड इक्वेशन कौन सी थी? मॉडिफाइड इक्वेशन में हमारी जो कंडक्शन करंट डेंसिटी थी वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था न्यू फैक्टर जे डैश वेक्टर। ठीक है, यानी कि डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे वेक्टर प्लस जे डैश वेक्टर, तो जे डैश वेक्टर की जगह हम लिख देंगे डेल डी बाई डेल टी। ठीक है, सो ये थी रिगार्डिंग मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हमको यूज़ पड़ी पहले एम्पियर सर्किटल लॉ की, फिर हमने यूज़ किया मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, अब फ्री स्पेस के लिए कुछ अलग कंडीशन होती हैं और हमारी कंडक्टिंग मीडियम के लिए मैक्सवेल की इक्वेशन के लिए कुछ अलग कंडीशन होती हैं। जैसे कि फ्री स्पेस रहेगा तो हमारी कंडक्टिविटी ज़ीरो रहेगी,
कंडक्शन करंट डेंसिटी भी हमारी ज़ीरो होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो होगी, जिससे हम इन फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, ये आप जानते हैं हमारी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई वेक्टर इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू, और मैग्नेटिक वेक्टर की वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स एच वेक्टर के इक्वल आ रही होती है। ठीक है, और यही सारी वैल्यू जो है हम जैसे कि हमारा मैक्सवेल की जो इक्वेशन है डिफरेंशियल मीडियम के डिफरेंशियल फॉर्म में, उनमें अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, अब कंडक्टिंग मीडियम के लिए जो कंडीशंस हैं वो हमारी बताती हैं कि कंडक्टिविटी ज़ीरो नहीं होती। कंडक्टिविटी ज़ीरो नहीं होगी तो हमारी जो कंडक्शन करंट डेंसिटी है जिसकी वैल्यू सिग्मा डॉट ई होती है, तो यहाँ से हमारी सिग्मा की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो ये भी हमारी ज़ीरो नहीं आ रही होगी। लेकिन जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है कंडक्टिंग मीडियम के अंदर वो हमारी ज़ीरो होती है, और यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एप्सिलॉन टाइम्स ई आ जाएगा। ठीक है, तो फ्री मीडियम के अंदर हमारा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई वेक्टर था, यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन टाइम्स ई वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली जो बी वेक्टर की वैल्यू है फ्री मीडियम के अंदर म्यू नॉट थी, यानी कि हमारी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस थी, यहाँ पे हमारी जो है म्यू एच आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग मीडियम की इक्वेशन फाइनली बन जाएंगी। डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल डॉट एच इक्वल टू ज़ीरो, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स डेल एच बाई डेल टी वेक्टर, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन टाइम्स डेल ई बाई डेल टी। ठीक है, अब बात आती है हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए इंटीग्रल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये चारों हमारी इंटीग्रल फॉर्म के अंदर इक्वेशंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो इनका डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए हम सबसे पहले मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं। तो पहले हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि होती है डेल डॉट डी इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल। फिर हम अप्लाई कर देंगे इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल। जब भी हम वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में हम उसका सिंबल यूज़ करेंगे, और इंटीग्रेशन के नीचे हम वी डी एल या डी एस वेक्टर हम यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पे हमने वॉल्यूम इंटीग्रल अप्लाई किया है तो इंटीग्रेशन के नीचे वी लिखा है, और डी वी वेक्टर हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो बोथ साइड हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे भी हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी हो जाएगा। अब हम अप्लाई कर देंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो है हमारी बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा हो, या फिर सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा हो। तो यहाँ से हमारा ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमारा सरफेस इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा, और यही हमको प्रूव करना था। लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। ठीक है, ये डेरिवेशन है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। तो पहले हमने यूज़ किया यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म, फिर हमने लिया वॉल्यूम इंटीग्रल, देन हमने यूज़ की गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म में, फिर हम लेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, देन हम यूज़ कर देंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसके कारण जो है हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल वो सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा हो। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल था, ये हमारा फाइनली सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में हमारी डिराइव्ड हो जाएगी। ठीक है, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन के अंदर हम लेंगे बेसिकली मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि होती है हमारी डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी। यहाँ पे हम ले लेंगे सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल लिया है तो यहाँ पे हमने डी एस वेक्टर का यूज़ किया है, दोनों साइड हमने लिया है डी एस वेक्टर। फिर हम यूज़ कर देंगे स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम को इसलिए यूज़ करेंगे जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है ये हमारा लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइन इंटीग्रल में जो कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ पे हमने डी एल वेक्टर का भी यूज़ किया है। ठीक है, और ये हमारा राइट हैंड साइड जो है यहाँ पे हमने स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दिया है, जहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्ल ऑफ ई वेक्टर। ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्ल ऑफ ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल हो जाएगा ई डॉट डी एल के। ठीक है, तो फाइनली हमारी इक्वेशन को इंटीग्रेट करके फाइनल इक्वेशन बन जाएगी हमारी लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। ठीक है,
डी एस है हमारा सरफेस एरिया, बी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा सरफेस इंटीग्रल, ये है हमारा नेगेटिव रेट ऑफ चेंज, और ये डी एल है हमारी लाइन इंटीग्रल, और ई है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये था रिगार्डिंग मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म के लिए हम यूज़ करेंगे पहले मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, जो कि होती है डेल क्रॉस एच जे प्लस डेल डी बाय डेल टी, जहाँ पे डी है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जे है हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी, एच है हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर हम ले लेंगे सरफेस इंटीग्रल दोनों साइड, तो डी एस वेक्टर भी यहाँ पे आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी हमारा डी एस वेक्टर आ जाएगा। इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन रही होगी, दैट इज़ दी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारी इक्वेशन हो जाएगी सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एच इंटू डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एस प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल डी बाई डेल टी इंटू डी एस वैक्टर। यहाँ पे हमने सरफेस इंटीग्रल यूज़ किया है दोनों साइड में, तो डी एस वैक्टर आया है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एस के साथ। ठीक है, फिर हम अप्लाइड कर देंगे हम स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम हम इसलिए अप्लाइड कर रहे हैं, जो हमारा ये सरफेस इंटीग्रल है ये हमारा लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली हमारी ये इक्वेशन मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म ड्राइव्ड हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है मैक्सवेल की इक्वेशन की, जैसे कि हमारी मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी बताती है एप्लीकेशन को बताती है जो यूज्ड हुआ है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, सेकंड बताती है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को, थर्ड बताती है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, जहाँ पे हमने पढ़ा था इंड्यूस्ड ईएमएफ जो स्मॉल ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी के इक्वल। और फोर्थ इक्वेशन बताती है हमारी मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो पहले हम यूज़ करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, फिर हम यूज़ करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जहाँ पे हमने देखा भी था एक हमने न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था जो था हमारा जे डैश वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, फिर हमने उससे पहले देखी थी हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन से पहले हमने बात की थी हमारे सम लॉस, जो कि हमारे जैसे कि सम बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सम बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है हमारा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म का लॉ है हमारा बेसिकली गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। फिर हमने देखा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर हमने बात की एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद हमने बात की मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ की, और फिर हमने बात की स्टोक्स थ्योरम एंड दी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग आज की वीडियो में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली पॉइंटिंग थ्योरम की और पॉइंटिंग वेक्टर की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। को इक्वेशन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी हमारी एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4, यानी कि हमारी ये इक्वेशन एच डॉट डी डाइवर वी बाई डाइवर टी माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डाइवर डी बाई डाइवर टी। ठीक है, तो ऐसे हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम यहाँ पे वेक्टर आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे होंगे। जो वेक्टर आइडेंटिटी है वो है हमारी डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। ठीक है, ये हमारी वेक्टर आइडेंटिटी है जो कि हमको इस इक्वेशन में अप्लाइड करनी है जो हमने सब्ट्रैक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो डेल डॉट ई क्रॉस एच हो जाएगा माइनस एच डॉट डाइवर वी बाई डाइवर टी माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी। ये वाली जो इक्वेशन आई ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने वेक्टर आइडेंटिटी का अब हम यूज़ कर रहे होंगे। तो जहाँ पे भी हमारा बेसिकली ये हो जाएगा फाइनली हमारा, अब हमने यहाँ पे जो है इक्वेट कर दिया है, इक्वेट किया है टर्म तो यहाँ पे हमारी ई डॉट जे, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है,
ये लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, क्योंकि हम जानते हैं ओवरऑल पॉइंटिंग थ्योरम के डिस्कशन में हमको लेफ्ट हैंड साइड में रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो एनर्जी है वो हमारी आउटवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी यदि आउटवर्ड है तो हमारा वहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है। फिर हम जानते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर है वो हमारा एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के टाइम्स होता है, और जो हमारा बी वेक्टर है वो हमारा म्यू नॉट टाइम्स एच होता है। ठीक है, ये हमने देखा मैक्सवेल की इक्वेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे बेसिकली आएगी फाइनल इक्वेशन वो बन जाएगी, जहाँ पे भी डी वेक्टर है वहाँ पे हम एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर को रख देंगे, और जहाँ पे भी हमारा बी वेक्टर है वहाँ पे हम म्यू नॉट टाइम्स इनटू एच वेक्टर रख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा जो नोटेशन बनेगा वो बन जाएगा बेसिकली माइनस डेल इंटू ई क्रॉस एच इजिकल टू ई डॉट जे प्लस एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू नॉट टाइम्स एच इंटू डेल एच बाई डेल टी। ठीक है, अब जो है हमारी ई डॉट डेल ई बाई डेल टी है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है कितनी आ रही होगी। ठीक है, तो डेल बाई डेल टी इंटू ई डॉट ई कर दिया यहाँ पे हमने। अब हम जानते हैं ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ई डॉट डेल ई बाई डेल टी प्लस ई डॉट डेल ई बाई डेल टी हो जाएगा हमारा। ओवरऑल ये हमारा इक्वल हो जाएगा डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी इज इक्वल टू 2 इंटू ई टाइम्स डेल ई डिवाइडेड बाई दी डेल टी। सिमिलरली ये तो था रिगार्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए, और जब हमारा ये सिमिलर अप्लाई हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा बेसिकली जो फाइनली वैल्यू आ रही होगी वो हो जाएगी एच इंटू डेल एच बाई डेल टी इजिकल टू 1/2 टाइम्स डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी। ये जो वैल्यू आई हमारी बेसिकली एच डॉट डेल एच बाई डेल टी और ई डॉट डेल ई बाई डेल टी, इनको इक्वेशन नंबर 5 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम यहाँ पे जो है बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे होंगे, क्योंकि हमको जो है बेसिकली पॉइंटिंग थ्योरम के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी चाहिए थी, और वो हमारी वॉल्यूम इंटीग्रल में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद हमारी जो भी वैल्यू थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जैसे कि हम डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी और डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी की जगह हम ये लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स डेल यानी कि डेल ई इंटू ई स्क्वायर बाई डेल टी प्लस यहाँ से हमने 1/2 कॉमन लिया है। ठीक है, तो जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल के बाद हमने 1/2 कॉमन लिया है, और फाइनली इक्वेशन में हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने इसलिए अप्लाई किया है ताकि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा है ये हमारा सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा हो। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी ये हो जाएगी हमारी पॉइंटिंग थ्योरम। और इसके जो मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का, इन्हीं के क्रॉस प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन को हम पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा पॉइंटिंग थ्योरम के डेरिवेशन। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम एस वेक्टर से। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लें, तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों साइड मॉडुलस ले लेंगे, और मॉडुलस को रिमूव करने पे हमारा sin 90 इंटू एन कैप आएगा। sin 90 हमारा 1 होता है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होगा E इंटू एच। ठीक है, अब ये जो हमारा बेसिकली S की वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम, या फिर पावर रेडिएटेड डिवाइडेड बाय द एरिया। ठीक है, ये हमारी S की वैल्यू आएगी। यहाँ से हम इसके अंदर जो है देख सकते हैं यूनिट की। अब इसकी SI यूनिट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड में। ठीक है, तो वही हमारी ये हो जाएगी इसकी यूनिट, क्योंकि एनर्जी के लिए जूल आ जाएगा, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और टाइम के लिए सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं बेसिकली पॉइंटिंग वेक्टर के यूनिट को। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस हमने मैक्सवेल की इक्वेशन में भी देखा था। मैक्सवेल की इक्वेशन के अंदर फ्री स्पेस जो था वहाँ पे हमने यूज़ किए थे सिंबल, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट था हमारा
परमिटिविटी और म्यू नॉट था हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो फ्री स्पेस के लिए हम म्यू नॉट कंसिडर करते हैं और एप्सिलॉन नॉट, और जब हमारा कंडक्टिंग मीडियम होएगा तो वहाँ पे हम म्यू और एप्सिलॉन कंसिडर कर रहे होंगे। ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशन है फ्री स्पेस के अंदर। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 का पहले कर्ल ले लेंगे, तो कर्ल ऑफ ई हो जाएगा हमारा माइनस कर्ल ऑफ म्यू नॉट टाइम्स डेल एच डिवाइडेड बाई दी डेल टी। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसको अंदर ले गए और तो ये हमारा बाहर आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स डेल बाई डेल टी इंटू कर्ल ऑफ एच। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 4 आई इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ई हो जाएगा हमारा फाइनली म्यू नॉट टाइम्स डेल बाय डेल टी, और कर्ल ऑफ एच की वैल्यू हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। अब हमको वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ठीक है, तो वेक्टर आइडेंटिटी जो है वो है हमारी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। तो इसको हमने ये जो हमारे राइट हैंड साइड है इसको हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, और कर्ल ऑफ ई की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लिख ली माइनस म्यू नॉट टाइम्स एप्सिलॉन टाइम्स डेल स्क्वायर ई वाई डिवाइड बाई डेल टी स्क्वायर। ठीक है, और ये हम जानते हैं किसी भी डाइवर्जेंस का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आता है। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली ये हम मैक्सवेल की फ्री इक्वेशन में भी कंसिडर किया है, जैसे कि हमारा डेल डॉट ई है, डेल डॉट ई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमने वही डेल डॉट ई की वैल्यू 0 होगी, और इसका यदि हम डाइवर्जेंस लेंगे, ठीक है, तो वो भी हमारा 0 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई दी डेल टी स्क्वायर। तो फाइनली नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। ठीक है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। इसके सिमिलरली जो है हमारी इक्वेशन बन रही होगी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। वहाँ पे हमारा चेंजेस इतना आएगा कि केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के केस में ई वेक्टर आ रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के केस में हमारा एच वेक्टर कंसिडरेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। अब यहाँ से हमारा एक डेरिवेशन और जुड़ जाता है इसमें कि हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्री स्पेस के अंदर। तो उसको कैसे ड्राइव करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले जनरल वेव इक्वेशन कंसिडर करते हैं, जो है हमारी डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डिवाइड बाई डेल टी स्क्वायर। साई अब आप जान गए होंगे, साई हमारा वेव फंक्शन होता है जो कि प्रोपोगेशन करेगा v वेलोसिटी से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 7 जो थी और इक्वेशन नंबर 8 थी, इनकी मदद से हम इक्वेट करके इक्वेशन नंबर 9 जो हमने फाइनली इसको हम इक्वेट कर देंगे। इसमें देख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 8 में और इक्वेशन नंबर 9 में जो म्यू नॉट और इंटू एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू हमारी 1/v स्क्वायर के इक्वल आ रही है। तो v स्क्वायर की वैल्यू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, और इनकी वैल्यू हम जानते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रहती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 रहती है। ठीक है, ये क्या है, म्यू पर एप्सिलॉन नॉट है हमारी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो हमने ड्राइव की थी बेसिकली लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म की मदद से हमने म्यू नॉट की वैल्यू को ड्राइव किया है, जहाँ पे हमारी ये बताती है, ये है हमारी परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, तो फाइनली हमारी v की वैल्यू अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि ये हमारी स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो हमारी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है, ये हमारी ये सजेस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा डेरिवेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो इसमें आपको जो है मैक्सवेल की इक्वेशन कंसिडर करनी है फ्री स्पेस में, देन हमारा उनका कर लेना है, फाइनली वेक्टर आइडेंटिटी इक्वल कर देनी है, और वेक्टर आइडेंटिटी इक्वल लगाने के बाद आपको देखना है कौन सी मैक्सवेल की इक्वेशन हमारी 0 थी, जैसे कि डेल डॉट ई हमारी 0 है, तो उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे तो वो भी हमारा 0 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस में डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इनको ट्रांसवर्स इन नेचर प्रूव करने के लिए हमको बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की या फिर प्रोपोगेशन वेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है एक्स एक्सिस में हमने प्रोपोगेशन वेक्टर लिया है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिया है और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिया है। तो यदि हम के वेक्टर यानी प्रोपोगेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रूव कर देते हैं और प्रोपोगेशन वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के प्रूव कर देते हैं और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हैं, तब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी ट्रांसवर्स इन नेचर हैं। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है इक्वेशन कंसिडर करेंगे फ्री स्पेस के अंदर। तो फ्री स्पेस जब भी हम कंसिडर करेंगे तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हमारा कंसिडरेशन में आ रहा होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और कंडक्टिंग मीडियम में हमारा म्यू और एप्सिलॉन कंसिडरेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की टर्म में हमारी इक्वेशन बन जाएंगी। ये थी रिगार्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लिए। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए हमारा एच कंसिडरेशन में आ जाएगा। ठीक है, और इनके हम अब फाइनली जनरल सॉल्यूशन कंसिडर कर लेंगे। जनरल सॉल्यूशन कंसिडर करने के बाद जो हमारे सॉल्यूशन में कुछ टर्म आएंगी जैसे कि एप्सिलॉन नॉट और एच नॉट, ये हैं हमारे एम्पलीट्यूड। के मैंने आपको बता दिया प्रोपोगेशन वेक्टर है और आर है हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 जो है, जो कि जनरल सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल ई बाई डेल आर ई इंटू आई के। ठीक है, यहाँ से डेल ई बाई डेल आर आई इंटू के इंटू ई हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे दो वेक्टर हमारे आपस में प्रोडक्ट में आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में आ रहे हैं, के इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो जब भी हमारे दो वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट में आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि के वेक्टर और ई वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। और यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया जो हमारा सजेस्ट कर रहा था के परपेंडिकुलर टू दी ई वेक्टर। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ नहीं, बेसिकली मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की, डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 आई इंटू के इंटू 0, यानी कि के इंटू ई हमारा 0 हो जाएगा और के और ई आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। के और एच वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन यूज़ कर देंगे, यानी कि डेल डॉट एच इक्वल टू 0, जहाँ पे कि हमारा के डॉट एच इक्वल टू 0 आ जाएगा। के डॉट एच इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं के वेक्टर और एच वेक्टर यानी कि प्रोपोगेशन वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसको कैसे शो करेंगे। तो इसको शो करने के लिए हम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे जो होती है हमारी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट टाइम्स डेल एच बाय डेल टी। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है जो हम ये इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन ली है हमने, ये हमने फ्री मीडियम फ्री स्पेस के अंदर कंसिडर किए, कंडक्टिंग मीडियम के अंदर कंसिडर नहीं किए। यदि हम कंडक्टिंग मीडियम के अंदर कंसिडर कर रहे होते तो यहाँ पे हम म्यू टाइम्स डेल एच बाय डेल टी वेक्टर का यूज कर रहे होते। ठीक है, तो फाइनली वही अगेन कर देंगे आई इंटू के क्रॉस सी, यहाँ से हमारा म्यू नॉट टाइम्स। अब यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन है, ये जो हमने कंसिडर किया था h विद रिस्पेक्ट टू आर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अंदर में h इंटू एच नॉट इंटू ई टू द पावर आई इंटू के इंटू आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिख दिया, सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो फाइनली हमारी जो वैल्यू आ जाएगी के क्रॉस ई की, वो आ रही होगी म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा एच के इक्वल। और यहाँ से हमारे के क्रॉस ई आ गया, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, और वो जो दो वेक्टर हैं वो हैं हमारे के वेक्टर और ई वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं बेसिकली के परपेंडिकुलर टू दी एच वेक्टर, के परपेंडिकुलर टू दी ई वेक्टर, and then finally we can say that the e vector also perpendicular to the h वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रांसवर्स इन नेचर प्रूव कर सकते हैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन की, जो है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे हमने वही इक्वेशन कंसिडर की है, के क्रॉस ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा एच,
यहाँ पे हम मॉड्यूलस ले लेंगे, मॉड्यूलस को हटाएंगे तो sin 90 n कैप आएगा। sin 90 1 होता है तो k इंटू ई इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा एच हो जाएगा। एनर्जी की वैल्यू लिख देंगे हम फाइनली, तो एनर्जी की वैल्यू ओमेगा बाई के कंसिडरेशन में आ रही होगी, और ओमेगा बाई के को हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, सी हो जाएगा ये। तो ई की वैल्यू फाइनली म्यू नॉट इंटू सी एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, हम ई बाई एच जो है हमारी म्यू नॉट इंटू सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट रूट ओवर 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आप समझ गए, परमिएबिलिटी है, ये परमिटिविटी है। इन दोनों की वैल्यू को यदि हम रख भी देते हैं तो फाइनली हमारी इक्वेशन बननी होगी, वो हो जाएगी हमारी न्यूमेरिकल के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल के टर्म में नहीं कंसिडरेशन किया, यहाँ पे हमने केवल जो है उसका बेसिकली न्यूमेरिकल में पॉइंट वैल्यू नहीं रख करके, जैसे कि ई नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, और म्यू नॉट की वैल्यू 4 इंटू 10⁻7 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ जाएगा ई और एच में, वो हो जाएगा रूट ओवर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्री स्पेस के लिए हम जो है ई की वैल्यू म्यू नॉट इंटू सी एच कंसिडरेशन में कर लेंगे, ये हमारा ओवरऑल सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ई बाई बी का जो रेशो है वो हमारा सी के इक्वल आ जाएगा फॉर दी फ्री स्पेस, क्योंकि हमारा जो बी है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो हमारा म्यू नॉट टाइम्स एच के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा म्यू नॉट और म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो और ये है हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन की मदद से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ऐसे हम ड्राइव करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूज़ करनी है इक्वेशन जो कि हमने ट्रांसवर्स इन नेचर से ली है, उसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस को हटाएंगे तो sin 90 n कैप आएगा, sin 90 1 होता है। फिर हमको कंसिडरेशन में लेना है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जो कि ओमेगा बाई के रेशो के इक्वल आ रहा होता है। फिर हमको फ्री स्पेस को कंसिडर करने के लिए हम जो है रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं ई की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो का सी के इक्वल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पीडेंस की। ये हमारा न्यूमेरिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा इम्पीडेंस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हो गया, वेव इम्पीडेंस हो गया फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस के लिए आप समझ गए होंगे, अब तक हम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं जेड नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका रेशो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का रेशो डिवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का रेशो, और ई बाई एच हम आपने देख लिया, ये हमारा सी के इक्वल होता है। सी होता है हमारा रूट ओवर म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर द फ्री स्पेस। वैल्यू हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दी तो ई बाई एच की वैल्यू आ जाएगी 377 ओम। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है वही जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो हमारी बेसिकली ई बाई बी का रेशो है। यहाँ पे हमने केवल जो है अंतर ये इतना है, यहाँ पे हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करा है जिसकी वैल्यू हमारी 377 ओम के इक्वल आई है, और यहाँ पे हमने बेसिकली ई बाई एच या फिर ई बाई बी की वैल्यू को देखा है जो कि हमारी सी के इक्वल आई है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आ रही होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन की, वो है हमारा प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम वही मैक्सवेल की इक्वेशन यूज़ करेंगे जो चार इक्वेशन है। ठीक है, कंडक्टिंग मीडियम है तो यहाँ पे हमारा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, उसकी जगह म्यू और एप्सिलॉन आ रहा होगा। इक्वेशन नंबर 3 का पहले कर ले लेंगे, तो कर्ल ऑफ ये हो जाएगा हमारा माइनस म्यू टाइम्स डेल वाई डेल टी इंटू कर्ल ऑफ एच। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। अब इनको आपस में पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो कर्ल ऑफ ये हो जाएगा माइनस म्यू इंटू डेल बाय डेल टी, और ये डेल क्रॉस एच की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। ये आप समझ गए होंगे, ये हमारी कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी परमिटिविटी है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो है। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट पे। तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फाइनली वेक्टर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। तो यहाँ से हमारी जो राइट हैंड साइड है ये इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया, और कर्ल ऑफ ई की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी माइनस म्यू टाइम्स इंटू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर।
ठीक है। डेल डॉट ई की वैल्यू हमारी 0 होती है क्योंकि ये हमारी अकॉर्डिंग टू इक्वल है हमारी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो भी 0 आ रहा होगा। तो फाइनली डेल स्क्वायर ई की वैल्यू बन जाएगी हमारी म्यू टाइम्स सिग्मा डेल ई बाय डेल टी प्लस म्यू टाइम्स एप्सिलॉन डेल ई स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमने इक्वेशन आई इसका हम कर ले लेंगे सिमिलरली, ठीक है। ये हमारी कर लेके इक्वेशन आई, वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करके आई। ये थी रिगार्डिंग इक्वेशन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की। इसके सिमिलरली इक्वेशन आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के इक्वल, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी हमारा एच आएगा वो हमारा डिनोट कर रहा होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन है, और जहाँ पे भी हमारा ई वेक्टर आएगा ये हमको डिनोट करेगा कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इक्वेशन है, ठीक है। तो कंडक्टिंग मीडियम का ये हमने सॉल्यूशन कंसिडर किया है। जो ईएम वेव है यहाँ पे हमारा ई की वैल्यू है ई एप्सिलॉन टाइम्स ई टू द पावर गामा जेड। गामा की वैल्यू होती है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। जो अल्फ़ा है ये हमारा हो जाएगा एटीन्यूएशन कांस्टेंट और ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और बीटा हो जाएगा हमारा फेज कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है एटीन्यूएशन कांस्टेंट की, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के अंदर आ जाती है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये हमारा परमेबिलिटी होगा, ये परमिटिविटी होगा, ओमेगा की वैल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी की दे देगा, ठीक है। और कंडक्टिविटी गिवन होगी आपको, तो उससे हम एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम एटीन्यूएशन की, कि एटीन्यूएशन हमारा बेसिकली होता क्या है। तो एटीन्यूएशन जो है हमारा बेसिकली एम्पलीट्यूड की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा बताता है कि पहले जो हमारी एम्पलीट्यूड की एनर्जी है वो हमारी हाई है, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिक्रीज़ करेगी एंड फाइनली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जा कर के वो नेगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटीन्यूएशन से, ठीक है। तो यह लिखा भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगी मीडियम में तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करेगा विद डिस्टेंस इनसाइड द मीडियम फ्रॉम द सरफेस। जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ जा रहे होंगे एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। जब हमारी ईएम वेव एंटर हो जाएगी मीडियम के अंदर तो उसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ई नॉट हमारा क्या है और अल्फ़ा क्या है। अल्फ़ा तो आप समझ गए होंगे हमारा एटीन्यूएशन कांस्टेंट है और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ई नॉट जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड है जो कि सरफेस ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा स्किन डेप्थ या फिर जिसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। तो इसमें भी वही बताया है कि एम्पलीट्यूड हमारा डिक्रीज़ करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। 0 होने से पहले उसकी वैल्यू 1/e इंटू एप्सिलॉन ई नॉट होती है, 1/e इंटू ई नॉट होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ई नॉट है हमारा एम्पलीट्यूड। ये हमारी जनरल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्यूशन है ये। अब स्किन डेप्थ के लिए एक्स है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया मीडियम के अंदर। तो एक्स की वैल्यू जब हमारी डेल्टा के इक्वल आएगी, ठीक है, स्किन डेप्थ पे, ठीक है, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मीडियम पे, वो हमारी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो फाइनली ई की वैल्यू हमारी 1/e इंटू ई नॉट आ रही होगी। तो 1/e इंटू ई नॉट हो जाएगा ई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इंटू डेल्टा। यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू लिख सकते हैं, वो हो जाएगी हमारी 1/अल्फ़ा। यानी कि ये हमारा बता रहा है जो स्किन डेप्थ है वो हमारा रेसिप्रोकल है एटीन्यूएशन कांस्टेंट का, ठीक है। अल्फ़ा हमारा एटीन्यूएशन कांस्टेंट है, तो यानी कि हमारा स्किन डेप्थ हमारा रेसिप्रोकल है एटीन्यूएशन कांस्टेंट का। अब स्किन डेप्थ को डिफाइन करने के लिए हम 2 जगह पे डिफाइन करते हैं। पहला होता है हमारा गुड कंडक्टर, सेकंड होता है हमारा इंसुलेटर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है एटीन्यूएशन कांस्टेंट का। अब गुड कंडक्टर के लिए जो सिग्मा बाय ओमेगा ई की वैल्यू है ये हमारी काफ़ी बड़ी होती है, तो यहाँ से हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा 1 यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा बाय ओमेगा ई की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज है। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारी म्यू की टर्म्स में, यानी परमेबिलिटी की टर्म्स में, कंडक्टिविटी की टर्म्स में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में एटीन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं स्किन डेप्थ हमारा 1/अल्फ़ा होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी
बेसिकली डेल्टा की वैल्यू √2 डिवाइडेड बाय द म्यू इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा, ठीक है। फिर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू 2πf होती है, तो यहाँ पे हमने 2πf सब्सटीट्यूट कर दिया है। तो फाइनली हमारी स्किन डेप्थ की वैल्यू जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, उसकी वैल्यू आ रही होगी 1/μ इंटू सिग्मा पाई एफ, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो यहाँ पे ये है हमारी परमिबिलिटी, ये कंडक्टिविटी, ये है हमारा कांस्टेंट और ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब इसको प्रूव कर लेते हैं हम बेसिकली इंसुलेटर के लिए। तो इंसुलेटर में हमारी जो एटीन्यूएशन कांस्टेंट है, एटीन्यूएशन कांस्टेंट के फॉर्मूले के अंदर जो सिग्मा बाय ओमेगा ई की वैल्यू है वो हमारी बहुत 1 से स्मॉल होती है। तो यहाँ पे हमारा बाइनोमियल फैक्टर कंसिडरेशन में आ रहा होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + x⁴n। इसको हम लिख सकते हैं 1 + nx + nx², ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया है यहाँ पे, और फाइनली इसको हमने जब इक्वेट किया तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी अल्फा = √μ इंटू सिग्मा² ओमेगा² डिवाइड बाई दी 4 ओमेगा² इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं ये वैल्यू आई हमारी एटीन्यूएशन कांस्टेंट की। अब हमको वैल्यू डिफाइन करनी है स्किन डेप्थ की, और स्किन डेप्थ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि स्किन डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो हमारा बताता है कि एटीन्यूएशन कांस्टेंट के रेसिप्रोकल की वैल्यू को हम स्किन डेप्थ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो 1/α कर देंगे तो फाइनली हमारी 2/σ इंटू √ε/μ वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी वैलिड है इंसुलेटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। ये था रिगार्डिंग हमारा यूनिट नंबर 2, और यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 कम्प्लीटली कवर हो जाती है। तो स्किन डेप्थ के लिए हमारे बेसिकली आपको ध्यान रखना है, स्किन डेप्थ हमारा जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, एटीन्यूएशन कांस्टेंट का। 2 प्रॉपर्टी के लिए वो डिफाइंड होता है। पहली प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, और सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी इंसुलेटर, ठीक है। उससे पहले देखा हमने एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन क्या होता है, एटीन्यूएशन हमारी एम्पलीट्यूड की एनर्जी को डिक्रीजिंग करने का कर्व होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम मीडियम में एंटर कर रहे होंगे सरफेस के, तो एटीन्यूएशन की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। फिर हमने बात की करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की। ये हमारे वैलिड होता है फ्री स्पेस के लिए। तो जितनी भी टर्म आ रही होगी Z0, μ0, ε0, ये हम डिफाइन करेंगे करैक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को फ्री स्पेस के अंदर, ठीक है। फिर हमने बात की थी उससे पहले ट्रांसवर्स इन नेचर इन मीडियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स इन नेचर कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जब भी हमारा प्रोपोगेशन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है, प्रोपोगेशन वेक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स इन नेचर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले बात की थी हमने पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर की, जहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। हमारा पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो हमारा बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। उसको डिनोट करते हैं हम एस वेक्टर से, ठीक है। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू दी मॉडुलस ऑफ दी ई क्रॉस एच वेक्टर। मॉडुलस का साइन हटाएंगे, साइन 90 एन कैप आएगा, साइन 91 होता है। तो एस वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग इस वीडियो में। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।